and welcome to class 8th. So today we are going to start our last chapter of UT1, that is chapter 2 from trade to territory. So please open your books, page number 12. The section is history. This is not only a lesson but a story too, which starts from a trade and ends on territory. Many things took place between this trade to territory. ये सिर्फ एक लेसन ही नहीं है बल्कि एक स्टोरी भी है। जो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, ट्रेड से, क्योंकि वो ट्रेड करने आई थी कंपनीज, लेकिन ख़त्म कहाँ होती है, ये स्टोरी ख़त्म होगी टेरिटरी पर यानी रूलिंग पर। तो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर हाउ द कंपनी इस्टेब्लिशेस इट्स power in whole India and how did it get starts. Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. He established control over a large part of the territory. But after his death in 1707, many Mughal governors, means we are talking about successors, like Subedars and big zamindars, they began increasing their authority and establishing regional kingdoms. These all were very weak successors. औरंगज़ेब एक बहुत ही पावरफुल मुग़ल रूलर था और उसने पूरी कंट्री में बहुत बड़े पार्ट्स में अपने कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन उसकी डेथ के बाद क्या हुआ, जो उसके अंडर में मुग़ल गवर्नर्स थे जैसे कि सूबेदार थे, ज़मींदार थे, इन सब ने क्या किया, इनकी डेथ होने के बाद रीजन वाइज क्या करने लगे, अपने किंगडम्स को इस्टेब्लिश करने में लग गए। बट ये इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं थे जितने कि औरंगज़ेब था। ना दीज सूबेदार डिक्लेयर देमसेल्फ फ्री, इन्होंने अपना को बिल्कुल फ्री डिक्लेयर कर दिया और ये भी लोगों को प्रिटेंड कराया कि हम किसी मुग़ल के अंडर में नहीं हैं। इन दिस वे एट डिफरेंट प्लेसेस रूलर्स बिकेम पावरफुल। नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब जो पहले की दिल्ली लॉन्गर फंक्शन किया करता था, अब दिल्ली का कोई भी इफ़ेक्टिव सेंटर नहीं रह गया। मींस इन सब के ऊपर कोई एक सिंगल पावर नहीं रह गई थी, ये सब अपने आप में पावरफुल बनकर बैठ गए थे। इट मीन्स ऑल्सो दैट देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी हु कैन मेक इंडिया यूनाइटेड। नाउ देयर वर some prominent kings during that time. Let us discuss those kings. Maharaja Ranjit Singh, who was the king of Punjab. Murshid Quli Khan, who was the Nawab of Bengal. Tipu Sultan was the king of Mysore. So now see, there is one flow chart that I have shared of your book, Mercantilism and the Expansion of European Trade. What do you mean by mercantilism? That is belief in the benefits of profitable trading. So how EEIC struggle for power? It fought many wars in India, like Carnatic Wars, which is divided into 3 parts, means there were 3 wars. Next, conquest of Bengal, battle of Plassey, battle of Buxar, establishment of diarchy, and last but not least topic, that is territorial expansion, means how they expand their territories with the help of subsidiary alliance, direct military conquest and doctrine of lapse. अब EEIC जो थी वो यहाँ पर आई तो ट्रेड करनी थी, लेकिन उसने सुप्रीम पॉलिटिकल पावर अपनी इंडिया में क्या कर ली, इस्टेब्लिश कर ली। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मर्केंटाइलिज्म। जो थ्योरी कहाँ की थी, जो थ्योरी EEIC ने या इंग्लिश कंपनीज ने ही इंग्लिश ने क्रिएट की थी। नाउ व्हाट वाज दिस थ्योरी, लेट अस डिस्कस दिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the prosperity of a country depends on its capability to produce more than it consumes and export more than it imports in order to maintain a positive balance of trade. इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री जो है जितना वो कैपेबल कर कि जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करे, कंज्यूम से ज़्यादा वो प्रोड्यूस करे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा करे। तो यानी बैलेंस में अगर हम देखते हैं, अगेन देर इज़ वन इमेज दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, उसमें अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि जो एक्सपोर्ट वाला पार्ट है वो नीचे जा रहा है, यानी वो हैवी है, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और इम्पोर्ट वाला जो पार्ट है दैट इज़ ऑन द अबव। तो वहाँ पर हम देखते हैं जो इम्पोर्ट है वो कम हो रहा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, यानी एक्सपोर्ट को ज़्यादा फेवर दिया जा रहा है। इसे हम कह रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी ट्रेड करते कैसे थे?
So the story begins when in 1600 the EEIC acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it to the sole right to trade with the East. अब इनको क्या मिल गया था, इसमें इनको राइट्स मिल गए थे कि ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, ईस्ट में जा कर के ट्रेड कर सकते थे। किसको राइट मिला था? EEIC को मिला था। दूसरा, इनके साथ कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। इंग्लैंड से सिर्फ कौन सी कंपनी आई थी? EEIC कंपनी इंडिया में ईस्ट में एंटर हुई थी। जैसे इंडिया से कोई कंपनी अगर दूसरी कंट्री में जाती है सोलो और कोई और कंट्री को हम जाने नहीं देते हैं, तो यानी उसके पास राइट्स है सिर्फ, और कोई इंडिया से कंपनी नहीं जा सकती। सेम वे में वैसे ही हुआ था। So with this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. क्या करते थे ये इसमें? इसी थ्योरी को हम कह रहे हैं मर्केंटाइलिज्म। चीप रेट्स में पहले आपने रॉ मटेरियल लिया, यूरोप में जाके उसको हायर प्राइसेस में बेच दिया। तो इस बीच का जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं उसे हम कह रहे हैं, वो जो बेनिफिट्स हो रहे हैं उनको, उसी को हम मर्केंटाइलिज्म थ्योरी कह रहे हैं। क्योंकि कंपनी को कोई डर तो था नहीं कंपटीशन का कि कोई और इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज आएंगी। दैट्स वाई दे वर डूइंग लाइक दिस। बट रॉयल चार्टर इशू होने के बाद जब वो यहाँ पर पहुँचे तो what they saw that Portuguese had already established their presence in the western coast of India and their base in Goa. गोवा में उनका बेस था और वेस्टर्न कोस्ट में वो इस्टेब्लिश हो चुके थे। जब ये इंग्लिश शिप्स इंडिया में आई तो इन्होंने देखा कि अरे पोर्चुगीज़ तो पहले से यहाँ पर है और अपने आप को इस्टेब्लिश भी कर चुके हैं। अब उन्हें फील हुआ कि ये इतना आसान नहीं है यहाँ पर ट्रेड करना, क्योंकि पोर्चुगीज़ अपना बेस यहाँ पर बना चुके थे। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon, the French traders arrived on the scene. अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये सब इतना लॉन्ग रूट फॉलो करके क्यों आ रहे थे इंडिया में? द रीज़न वॉज दैट Ottoman Empire in Turkey and the West Asia had disrupted traditional land routes. इन्होंने क्या किया था, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो कि जो ओटोमन एम्पायर जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे टर्की में, वो और वेस्ट एशिया, उन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिशनल लैंड रूट्स थे वहाँ पे उनको रोक दिया कि यहाँ से आप पास नहीं हो सकते। ओके, अब जब ये डिस्कवरी हुई और जब वास्को दी गामा आए तो सी रूट तो डिस्कवर हो ही गया था। तो इनको फॉलो करते हुए कौन कौन सी कंपनीज यहाँ आ गई? फ्रेंच आ गए, इंग्लिश मर्चेंट्स आ गए, डच भी आ गए। और ये सब क्यों आए थे? टू ट्रेड इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। तो ये तो हमें पता चल गया अभी कि ये सब यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, लेकिन इनका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ? लेट अस सी दैट। First, the Portuguese. Portuguese were the first European traders to reach India. They have landed in Calicut and their important colonial settlements were Goa, Daman and Diu. And Goa जो था पोर्चुगीज़ के पास 1961 तक था, जो 1961 के बाद इंडिया का पार्ट बना। नेक्स्ट इज़ डच। 17th century में Dutch established their trading centers at Surat, Ahmedabad, Bhuj and Masulipatam, Nagapattinam, Balasore. The French East India Company established in 1664. The early French settlements in India were Pondicherry, Chandarnagar, Mahe, Karaikal. EEIC ने सबसे पहले अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाया सूरत में 1609 में। In 1615, Sir Thomas Roe arrived in India as the English ambassador to the court of Jahangir. 1615 में जब थॉमस रो इंडिया में आए एज ए इंग्लिश एम्बेसडर, तो इन्होंने जहांगीर की कोर्ट में क्या किया? एंटर किया। और ये वहाँ पर 1619 में रहे। जहांगीर वॉज वेरी हैप्पी विद हिम, और जहांगीर ने उनको क्या दे दिया? एक रॉयल फरमान अलाउ कर दिया, इशू कर दिया, जिससे कि वो और भी फैक्ट्रीज़ अब अपनी इस्टेब्लिश कर सकते थे सूरत के अलावा। जैसे कहाँ बेसिस बनाए उन्होंने अपने, लाइक वेस्टर्न इंडिया में हम देखते हैं ब्रोच है, सदर्न इंडिया में मसूलीपट्टनम में, और मैनी अदर प्लेसेस। नेक्स्ट, फोर्टिफाइड ऑपरेशनल बेसिस। दूसरा, इन्होंने क्या किया, जो जिन प्लेसेस पे इनकी फैक्ट्रीज थी उसको फोर्टिफाइड भी कर लिया, जिसे हम हिंदी में किलाबंदी भी कहते हैं।
टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक, कि अगर कोई भी हमारा राइवल आता है, कोई एनिमी आता है, तो हम उस पर अटैक करने के लिए रेडी रहें। चारों तरफ से क्या करते थे, उसको मिलिट्री या आर्मी पूरी से ऑक्यूपाई कर देते थे। नेक्स्ट, बॉम्बे जो था, एक ये ग्रुप, ये जो था ये किसके अंडर में था, ये पोर्चुगीज़ के पास था। बट इन मई 1661 द ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स मैरिड द पोर्चुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। इन्होंने किससे मैरिज कर ली, जो पोर्चुगीज़ वहाँ का एक किंग था जिसका नाम था किंग जॉन फोर्थ, जो पोर्चुगल यानी पोर्चुगीज़ थे, उनकी बेटी से यानी डॉटर से उन्होंने मैरिज कर ली। मैरिज में उनको डाउरी में क्या मिल गया, उनको बॉम्बे दे दिया गया। ठीक है, तो हमने पार्ट ख़त्म कर लिया कि किस तरीके से ये सब ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया इंडिया के अंदर। नाउ द स्ट्रगल फॉर पावर, कि किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो अब क्या मेन इनका फोकस था, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय वेरियस यूरोपियन पावर्स इन इंडिया रिजल्टेड इन फियर्स कॉम्पिटिशन एंड राइवलरी। अब इतनी सारी ट्रेडिंग कंपनीज जब आ गई थी यूरोप से, तो क्या रिजल्ट आया देखते हैं हम इसका, कि ये सब एक फियर्स कंपटीशन था और राइवलरी भी थे एक दूसरे के, और ये सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। साथ में मोनोपोली भी चाहते थे ट्रेड के ऊपर, कि सिर्फ हम ही इसके ऊपर क्या करें, रूल करें। ठीक है, सारा जो प्रॉफिट्स हैं वो सिर्फ हमें मिले। और ये कब पॉसिबल था, दिस वॉज पॉसिबल व्हेन दे आर एबल टू एलिमिनेट अदर राइवल कंपनीज, जब वो दूसरी राइवल कंपनीज को एलिमिनेट कर दें, यानी डिसमिस कर दें, पूरी तरह से रिमूव कर दें। दूसरा, हैव कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पावर ऑफ द कंट्रीज विद विच दे हैड ट्रेड रिलेशन। दूसरा, कंट्रोल कर लेना पॉलिटिकल पावर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कर पूरा अपने कंट्रोल में ले लेना उन कंट्रीज़ का जिनके साथ उनको ट्रेड रिलेशंस रखने थे। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट होता है। लेट अस डिस्कस दैट। 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे, ये एक बहुत मेजर पावर्स बनकर सामने आए। द पोर्चुगीज़ तो अपने मोनोपोली खो चुके थे, और जो डच थे वो डिफीट हो चुके थे। एंड दे टर्न टू, डच जो थे वो कहाँ चले गए, दे मूव टू इंडोनेशियन आइलैंड्स फॉर द ट्रेड ऑफ स्पाइस। अब 17th 18th सेंचुरीज़ में इंग्लैंड और फ्रांस, दे वर ट्रेडिशनल राइवल्स इन यूरोप। ये यूरोप में भी ये बहुत राइवल्स एक दूसरे के। एंड दे फॉट सेवरल वॉर्स इन इंडिया वेन एवर देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्बिशंस क्लैश। जब भी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कुछ एम्बिशंस होते थे तो इनके बीच में क्लैशेस हो जाते थे, और इनके बीच में कई सारी वॉर्स भी हुई। फाइनली क्या हुआ, फाइनली 18th सेंचुरी के आते आते जो इंग्लिश थे वो उनको विक्ट्री मिल गई, और उन्होंने बाकी यूरोपियन पावर्स को इंडियन मार्केट से बाहर निकाल कर फेंक दिया। They have outstepped the European powers from the Indian trade market. That's all for the day. Thank you. Keep revising.